Hello everyone, my name is सुधांशु कुमार, MBBS स्टूडेंट, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। आज का हमारा टॉपिक है 11th NCERT का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशंस एंड मूवमेंट पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 मैंने करा दिया हूँ। पार्ट 2 जो NCERT बेस्ड पूरी NCERT में पढ़ूंगा, इसमें NCERT के लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। ओके, विथ क्वेश्चन एंड आंसर, विथ क्वेश्चन एंड आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला देखेंगे, इससे ऊपर वाले मैंने पढ़ा दिया था। ओके, तो पहला है क्या कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। क्या है पहला? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक ना। तो ये क्या था मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शंस? इसमें क्या था कि मैकेनिज्म मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन्ड बाय किसके द्वारा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। आपका जो मसल कंट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है बेस्ट एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कहता है विच स्टेट्स दैट कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहता है कि कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। जैसे देखो, थिन फिलामेंट मैंने किसको बोला था? थिन फिलामेंट याद करो, मैं पहला लेक्चर अगर देखोगे तो ये जो ये था, ये आपका थिन फिलामेंट है, ठीक है। ये जो बीच वाला था रुका हुआ है, ये आपका थिक फिलामेंट है, मायोसिन थिक फिलामेंट है। तो देखो अब मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, देखो कंट्रैक्ट हो रहा है, तो ये आपका जो थिक फिलामेंट है वो रुका हुआ है, मात्र ये थिन फिलामेंट स्लाइडिंग कर रहा है थिक फिलामेंट के ऊपर। देखो स्लाइड करके ये यहाँ तक आ गया ना। अगर ये साइज घटेगा तो थिक फिलामेंट रुका हुआ, तो थिन फिलामेंट उसके ऊपर होके आएगा ना। जैसे मान लेते हैं ये आपका थिक फिलामेंट है, ओके, थिक फिलामेंट है, सॉरी ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट है। ब्लैक वाला थिन फिलामेंट है, सॉरी ये आपका जो बोन है क्लेविकल, ये थिन फिलामेंट, ये ब्लैक वाला थिक फिलामेंट। और मैंने बताया कि थिक फिलामेंट रुका हुआ रहता है, तो स्लाइडिंग में क्या होगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा, छोटा होगा, मान लेते ये अभी है, छोटा होगा तो ये रुका होगा, तो क्या होगा? स्लाइड कर रहा है। बस थिन फिलामेंट जो होगा थिक फिलामेंट पे स्लाइड करेगा, आपका थिक फिलामेंट हमेशा रुका रहेगा। यही आपका स्लाइडिंग थ्योरी का, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन। कह रहे हैं कि मसल कंट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स वाया मोटर न्यूरॉन। ओके, कह रहा है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो सिग्नल कहां से आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। किसके द्वारा होता है? ये इंपॉर्टेंट है, मोटर नर्वस सिस्टम्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक चीज आ जाता है जो आपको याद रखना है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, मोटर यूनिट। पूछेगा आपको कौन कौन सा मिल के मोटर यूनिट का फॉर्मेशन करता है। ये देखो, एक ये मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर मिल के क्या करेगा? मोटर यूनिट का फॉर्मेशन करेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लो। मोटर यूनिट, मोटर यूनिट कौन कौन सा मिलके बनाता है मोटर यूनिट? मोटर न्यूरॉन प्लस मसल्स फाइबर, ये दोनों मिलके क्या बनाता है? मोटर यूनिट बनाता है, मसल्स फाइबर। ओके, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द जंक्शन बिटवीन ए मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलिमा ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, या इसी का दूसरा नाम है मोटर इंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस या मोटर इंड प्लेट। अब एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तो मोटर यूनिट देख लिए, एक नया चीज पूछेगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या है या मोटर इंड प्लेट क्या है। तो देख लो, मोटर यूनिट प्लेट किसके किसके बीच का जंक्शंस है? आपको मोटर न्यूरॉन अलोंग विथ सार्कोलिमा ऑफ मसल्स, मसल फाइबर। सार्कोलिमा क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इन नोन एज सार्कोलिमा। पहला लेक्चर मैंने बता दिया था। ये देखो, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या था? किसके किसके बीच का जंक्शंस है? मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलिमा ऑफ मसल्स फाइबर। ओके, तो देख लो यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, लिख लिख के पढ़ो एनसीईआरटी, तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से इसी का दूसरा नाम है मोटर इंड प्लेट। ओके, ये किसके किसके बीच का जंक्शन है? जंक्शंस बिटवीन मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलिमा ऑफ मसल्स फाइबर। आपसे पूछा होगा कोई कि सार्कोलिमा क्या है, तो
सार्कोलीमा ऑफ मसल फाइबर, बताओ सार्कोलीमा क्या है? तो गुड, सार्कोलीमा है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था। ओके, ये यहां तक हम लोग देख लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज करेगा एक न्यूरो, देखो ये जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन देख लिए कि आपका मान लेते हैं ना ये मोटर न्यूरॉन है। ओके, ये मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पे आपका मसल्स फाइबर है, ये आपका मसल्स फाइबर का सार्कोलीमा है। ये जंक्शंस मिलके आपका बनाया न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, यहाँ पे एक सिग्नल आएगा। ओके, केमिकल सिग्नल आता है, न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीज करेगा। तो जैसे ही सिग्नल आएगा ना तो रिलीज करेगा क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या रिलीज करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल डेवलप करेगा। कहाँ? सार्कोलीमा में। ये अगर आपका सार्कोलीमा है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। अब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया सार्कोलीमा पे, तो सार्कोलीमा तो आउटर वाला मेम्ब्रेन था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर वहां सार्कोलीमा से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल पूरा मसल फाइबर में सेपरेट हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, मतलब पूरे मसल फाइबर में फैल जाता है। ओके, वही कह रहा है कि दिस स्प्रेड थ्रू द मसल्स फाइबर एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। ये जो एक्शन पोटेंशियल पूरे मसल्स फाइबर में जो फैल गया वो क्या रिलीज करेगा? कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। कहाँ रिलीज करेगा? सार्कोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। ओके, अब देखो ये कैल्शियम रिलीज कर दिया। तो अब याद करो पहला लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रोपोनिन के बारे में, तो उसने क्या किया था? ट्रोपोनिन क्या करता था? मास्क ढक देता था, किसको? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को। ट्रोपोनिन क्या करता था? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, जो एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहता था उसको ढक के रख देता था। अब ये कैल्शियम जो रिलीज हो गया, इसका पहला काम क्या रहेगा? वो जो ढकता था ट्रोपोनिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को, उसको अनमास्क कर देगा, उसको अनमास्क कर देगा। वही देखो लिखा हुआ है इंक्रीज कैल्शियम लेवल, देखो इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम्स विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड देयर वर रिमूव करेगा मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑफ फॉर मायोसिन। मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट्स था उसको अब क्या करेगा? रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे क्या करे? रिमूव कर दिया तो मायोसिन जाके वहां पे क्या करेगा? अब मान लेते ये एक्टिन था, चलिए क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कहाँ यहाँ हुआ है? ये एक्टिन था, यहाँ पे एक्टिन, रुको इसको बढ़िया से देखो, ये कंफ्यूजिंग चैप्टर है, ये टॉपिक ही जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ट्रोपोनिन था मान लेते हैं, जहां पे ये क्या करता था? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को ढका रहता था। कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन को हटा दिया, कैल्शियम आया ट्रोपोनिन को हटा दिया, तब ये खाली हो गया, अनमास्क हो गया। तब जाके क्या करेगा? ये मायोसिन जा से यहाँ बाइंड कर देगा, बाइंड कर जाएगा, और क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाता है? देखो एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, क्रॉस ब्रिज का। अब क्या किया? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया। ये देखो ये थिन फिलामेंट है, एक्टिन है तो थिन फिलामेंट, मायोसिन है तो थिक फिलामेंट। अब देखो जैसे ही क्रॉस, वही लिखा हुआ है, हाँ, तो इस केस में क्या होता है? क्रॉस ब्रिज जैसे ही इसे बाइंड होता है ना, मायोसिन के बारे में मैंने बताया था, मायोसिन इज एन एटीपीएज इसके पास एंजाइम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एटीपी का एटिलाइजेशन होता है। देखो एटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस। जैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ ना, तो उस समय हमको एनर्जी रिलीज एटिलाइज होगा, यूज होगा, किसके द्वारा? फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। ओके, अब क्या हो जाएगा? मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फ्रॉम क्रॉस ब्रिज। मैंने बता दिया क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या करेगा? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, ये इसको क्या करेगा? ये लिखा हो दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। अब इसको क्या करेगा? पुल्स करेगा, देखो इधर पुल्स कर रहा है, पुल किया किधर? सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ आएगा, देखो क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, ये थिन फिलामेंट को क्या किया? ये ए बैंड का सेंटर है, इधर की ओर धकेलेगा, पुल करेगा इधर की ओर, तब ना देखो यहाँ नजदीक आया, यहाँ पूरा नजदीक हो गया। तो देखो पहले यहाँ था, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ऐसे 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 पुल करके देखो किस तरह से कंट्रैक्शन कर दिया। कैसे किया? क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज क्या किया? ये आई बैंड को या थिन फिलामेंट को पुल किया, किधर की तरफ?
ए बेंड की सेंटर, ये है आपका ए बेंड का सेंटर, ये है ना ए बेंड का सेंटर, इधर की ओर पुल किया तो छोटा हो जाएगा ना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। इस तरह से क्रॉस ब्रिज क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये तब तक होते रहता है जब तक पूरा कैल्शियम खत्म ना हो जाए। ओके, तो वही कह रहा है। हाँ, तो बताओ एक चीज तुम यहाँ पे ध्यान दो, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, एक चीज तो मैंने बताया था कि आपका ए बेंड आपका कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। जो चेंजेज होगा आई बेंड में चेंजेज होगा। तो क्या होता है, ये पहले ऐसे था तो आई बेंड रिड्यूस हो गया, तो वही चीज पूछा जाता है यहाँ से। देखो वो सब चीज ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस मैंने बता दिया किसको कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। हाँ, यहाँ से क्या क्लियर हुआ, वही रहे कि ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, मतलब कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान आई बेंड आपका छोटा होगा, जबकि ए बेंड रिटेन इट्स लेंथ, ए बेंड में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने बताया था ए बेंड रुका हुआ है। ये एग्जांपल लो, ये आपका थिन फिलामेंट, ये आपका थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट जैसा है कि जैसा है वैसे ही है। अब क्या करेगा, थिक फिलामेंट है, एक और ले लेता हूं, ये है, ये मान लेते हैं ए बेंड है। रुको ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है, एक पेन और, चलो नहीं मिल रहा है, इसी से कर लेते हैं। चलो देखो, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बोला था कि ये थिक फिलामेंट आपको कांस्टेंट रहेगा, थिन फिलामेंट ये आपका क्या होगा, स्लाइड करके नजदीक की ओर आएगा। देखो नजदीक आ गया, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साइज घट रहा है। तो ए बेंड जैसा कि है वैसा ही है, लेकिन आपका आई बेंड आपका रिड्यूस हो रहा है। देखो तो यहाँ पे हम एक चीज लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछता ही पूछता, ये पूछा हुआ है शायद नीट 2021 में, इसके बारे में। ये जो ये वाला लाइन है नीट 2021 में पूछा है। ओके ना, मैं करा दूंगा अभी, इसके एंड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, उसमें मैं दिखा दूंगा। तो ड्यूरिंग कंट्रैक्शन देखो क्या क्या हुआ, ए बेंड आपका, ए बेंड रिटेन इट्स लेंथ, कोई चेंजेस इसके लेंथ में नहीं हुआ, रिटेन इट्स लेंथ, जबकि बाबू आई बेंड गेट रिड्यूस्ड। इतना कर लो बहुत है, अब इससे ज्यादा इसमें ना ही पढ़ो तो फायदे की चीज है। बस वही है कि आप देखो ये तब तक होगा जब तक आपका कैल्शियम वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला ना जाए। कैल्शियम स्टोर कहाँ होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। जब कैल्शियम वहां पे चला जाएगा तो फिर से आपका क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, और इसके बाद क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का ब्रेकिंग होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। बाकी यहां तक इंपॉर्टेंट है, बाकी उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन होगा। तो आपको पता है ना, ये जो प्रोसेस आपका होता है कंटिन्यू होता है, बार बार होता है। अगर कोई भी चीज अगर बार बार वर्क करेगा तो क्या होगा, थक जाएगा। अगर हम ही बार बार दौड़ेंगे दौड़ेंगे तो थक जाते हैं। तो यही प्रोसेस अगर ये बार बार हो रहा है तो क्या हो जाता है, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, और उससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। वही चीज करेंगे, रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ द मसल्स can lead to the accumulations of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in the is causing fatigue। थक जाएंगे, बार बार हम अगर दौड़ते ही नहीं है तो मसल्स जब बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो जो आप खाना खाए थे ग्लाइकोजन को क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, हम थक जाएंगे, फैटिग। ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शायद पूछा नहीं गया, वे पूछेगा, पूछा गया होगा पुराने में। देखो, मसल कंटेंट्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। मसल्स के पास क्या होता है, रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। ओके, देखो मायोग्लोबिन पूछेगा, व्हाट इज द मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या बोलोगे मायोग्लोबिन के बारे में, रेड कलर्ड ऑक्सीजन कॉन्टेनिंग पिगमेंट, कहां प्रेजेंट होता, मसल्स में। अब बताओ एक चीज, जिसमें मायोग्लोबिन की नंबर ज्यादा होगी तो रेड, अगर चूंकि मायोग्लोबिन रेड होता है, अगर मायोग्लोबिन की नंबर ज्यादा हो जाएगी तो वो मसल्स कैसा दिखेगा, रेड। मायोग्लोबिन कम होगा तो व्हाइट। तो वही पे अब नेक्स्ट लाइन यही लिखा हुआ है कि मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स व्हिच गिव्स रेडिश अपीयरेंस, सच मसल्स आर कॉल्ड रेड फाइबर। इस प्रकार के मसल्स को कौन सा फाइबर बोलते हैं, रेड फाइबर।
देखो मसल्स फाइबर 2 टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का लाइन पढ़ेंगे। चलो, मसल फाइबर कितना टाइप्स मैंने बताया, 2 टाइप्स। कौन कौन सा होगा, रेड फाइबर एंड व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर एंड व्हाइट फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में कंपैरिजन अच्छे से देख लो इसको। सारे एनसीईआरटी के लाइन ही बोलता हूं मैं, मुझे एनसीईआरटी ज्यादा आते भी नहीं है। ओके, चलो रेड फाइबर्स के बारे में पहले एक बार सॉरी एक बार पढ़ ही लेते हैं। देखो रेड फाइबर में पास क्या है, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं पहले तो देख लो, पहले बता देता हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो समझ अच्छे से होगा। पहले देखो, अगर रेड फाइबर है जिसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि मायोग्लोबिन ज्यादा होगा, मायोग्लोबिन लार्ज नंबर, नहीं लार्ज नंबर, हाई नंबर बोलते हैं, बहुत ज्यादा होगा हाई नंबर में, जबकि मायोग्लोबिन इसमें लो नंबर थोड़ा सा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होगा इसके बीच में, कि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, क्या होगा, हाई होगा। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया लो होगा, कॉन्ड्रिया लो होगा। अब बताओ, जब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया हाई है, इसका मतलब एक चीज तो हो गया, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। कौन सा रेस्पिरेशन, एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसी कारण से जो होता है ना, रेड फाइबर को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, एरोबिक मसल्स फाइबर भी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन जो देखो, सारे चीज व्हाइट फाइबर में रेड फाइबर से कम है, एक चीज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास कम होता है, लेस इसके पास है सार्कोप्लाज्मिक हाई। ओके, देख लिए। आप देखो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तीनों चीज सारी चीज एनसीईआरटी में लिखे हैं, टेंशन ना लो। चलो बताया था रेड फाइबर ये हुआ, तो देखो दीज मसल्स आल्सो कंटेन्स प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच यूटिलाइजेस द लार्ज अमाउंट ऑफ utilizes the large amount of oxygen stored in them for ATP productions. These muscles therefore can also call aerobic muscles. मैंने बताया था ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा मसल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जिस कारण से इसका एक और नाम मैंने बताया था, क्या, एरोबिक मसल्स, मैंने बता दिया था एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन सॉरी एरोबिक मसल्स भी बोलते हैं। अब देखो अदर हैंड में कह रहा कि सम ऑफ द मसल पोसेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, जिसके कारण से किस तरह दिखता है, पेल और व्हाइटिश कलर का, जिसको हम कहेंगे व्हाइट फाइबर। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास बहुत कम होगा, अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, मैंने बताया था, सारी चीज मैंने यहाँ पे तोड़ के बता दिया टेबल के रूप में, याद कर लो, अच्छे से समझो, एनसीईआरटी पढ़ो, जो भी है ये एनसीईआरटी है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं स्केलेटन सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, देखो कह रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम कॉम्प्रिजेज वही सब चीज की बोन प्रेजेंट होता है, कुछ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ये सब चीज तो सबको पता है, ठीक है ना। तो इसका सिग्निफिकेंट रोल है किसमें, मूवमेंट में, बोन सबका तो किसमें, मूवमेंट में सिग्निफिकेंट रोल है, ठीक है ना, यही सब चीज है। मेन इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारे शरीर में, ठीक है, पहले एक और चीज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन क्या दे दिया ना, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलिस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ओके, बोन और कार्टिलेज क्या है आपका स्पेशलिस्ट, पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग आर द स्पेशलिस्ट कनेक्टिव टिश्यू, तीन तो चीज है, कौन कौन सा बोलो, बोन है, कार्टिलेज है एंड एक और है ब्लड, तीनों क्या है, स्पेशलिस्ट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो एक चीज ये बोन और कार्टिलेज में कह रहा है कि जो पहले वाला है, मतलब बोन के पास क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स होता है, हार्ड मैट्रिक्स रहेगा तब ना हार्ड रहता है, किसके कारण से हार्ड मैट्रिक्स होता है, ड्यू टू कैल्शियम साल्ट। बोन के पास कौन सा हार्ड मैट्रिक्स होता है, किसके प्रेजेंस के कारण, कैल्शियम साल्ट्स के प्रेजेंस के कारण, जबकि दूसरे देखो कार्टिलेज पिलिएबल मैट्रिक्स किसके कारण, कॉन्ड्रोइटिन साल्ट के प्रेजेंस। एक चीज देखो, एक होता है बोन, एक कार्टिलेज, जनरल चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते, सबको पहले से पता होगा। बोन क्या है, इसके पास हार्ड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, क्यों,
हार्ड में ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कैल्शियम साल्ट। ठीक है, कार्टिलेज के पास कौन सा मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है? प्लीएबल मैट्रिक्स, स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कॉन्ड्रियोटिन साल्ट। ओके, यहां तक देख लिए। चलो अब मेरा आ रहा है स्केलेटन सिस्टम। टोटल कितने बोन्स है हमारे बॉडी में? 2 से 6 बोन है, कुछ कार्टिलेज है। ठीक है, तब पूरे टोटल 206 बोन को आपको पता है कितने भागों में बांटा है? देखो ये बोन कितने हैं? 206। इसको 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? बोलो बोलो। एक है एक्जियल, एक है आपका एपेंडिकुलर। ठीक ना? तो एक्जियल कितना होता है? 80, 80। और ये आपका एपेंडिकुलर कितना होता है? 126। ओके, तो देखो अब एक्जियल स्केलेटन में भी देखो। एक्जियल स्केलेटन कॉम्प्रिजेज कितना बॉन्ड? 80 बॉन्ड, मैंने बता दिया। ठीक ना? जिसमें क्या 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 आता है एक्जियल स्केलेटन में? स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आता है। ओके, और स्कल के पास भी देखो, स्कल कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बोन। स्कल के पास कितने टाइप्स के बोन होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन? एक होता है क्रेनियल, दूसरा होता है फेशियल। यहीं पे देख लेते हैं ना बाबू। देखो स्कल। अब नेक्स्ट, स्कल किसका पार्ट है? एक्जियल का। एक्जियल में कितने प्रकार के बोन? 2 प्रकार के। स्कल टोटल कितना बोन होता है? 22 बोन। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। क्रेनियल एंड फेशियल बोन। क्रेनियल बोन कितना होता है? 8। एंड फेशियल बोन कितना होता है? 14। याद हो गया? 14, 8, 22। ओके, इस तरह से याद करो, आसान रहेगा। ये चार्ट बना के, ठीक है ना, ये जरूरी है, ये पूछा भी जाता है। चार्ट बना के रखो। ओके, तो वही कह रहा है कि क्रेनियल बोन्स कितना होता है? 8 इन नंबर। ठीक ना? ये क्या करता है क्रेनियल बोन? प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है। क्रेनियल बोन ये है ना, इसके अंदर क्या है? ब्रेन है। ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सीधी सी बात। क्रेनियम और फॉर द ब्रेन, ब्रेन को कवर करता है। अब फेशियल रीजन कितने स्केलेटन के बने होते हैं? 14 स्केलेटन एलिमेंट से। वही चीज है जो मैंने यहाँ बता दिया हूँ। ओके, और एक और प्रेजेंट, ए सिंगल यूसेप्ड बोन कॉल्ड हवाइड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। देखो, एक सिंगल यूसेप्ड बोन प्रेजेंट होता है। पूछा भी जाता है कि सिंगल यूसेप्ड बोन को क्या बोलते हैं? हवाइड बोन बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। हवाइड बोन पूछता है। ये सिंगल होता है, अकेला होता है, यूसेप्ड बोन होता है। ठीक ना? अगर मेरे पास शायद स्कल अभी नहीं है, मैं तो दिखा देता। ए सिंगल यूसेप्ड बोन, जिसको हम हवाइड बोलते हैं। ठीक है ना? जो कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द बक्कल कैविटी। इसको भी हम स्कल में ही इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक्सियल स्केलेटन कौन सा देखेंगे? वो किसका देखें? ईयर ओसिकल्स। याद करो, मैंने जब वो पढ़ा रहा था ईयर ओसिकल्स न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, मैंने बताया था ना 3 ओसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, ईच मिडिल ईयर कंटेंट्स 3 टाइनी बॉडीज। 3 टाइनी बॉडीज याद है? मिस जो पढ़ाए थे, मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स। मिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर ओसिकल बोलते हैं। ठीक ना? अब नेक्स्ट हम लोग देखो, ये आसान है, उसमें कुछ ज्यादा समझने की चीज नहीं है, याद रखना है बस। चलो, अब है कि द स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल डायकॉन्डलिक स्कल। कह रहा है ना कि स्कल रीजन जो होता है, स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपके पीछे है, वो 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से कनेक्ट रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायकॉन्डलिक स्कल भी बोलते हैं। स्कल को क्या बोलते हैं? डायकॉन्डलिक स्कल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपका स्कल है वो किससे आर्टिकुलेट होता है? सुपीरियर रीजन ऑफ द, देखो आर्टिकुलेट्स होता है सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम से विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के मदद से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायकॉन्डलिक स्कल कहते हैं। चलो, अब एक्सियल स्केलेटन में अब आ जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम पे। मैंने अभी एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीज देखा? क्या क्या था एक्सियल स्केलेटन में? यही देखो ना, स्कल देखा। स्कल जबकि हम लोग देख लिए, स्कल में 2 था। कौन कौन सा था? 2 चीज देखे, क्रेनियल, फेशियल, एक और था यूसेप्ड हायोइड बोन। भी ऐड कर लो, नहीं भी करोगे फिर भी कोई बात नहीं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम अब देख लेते हैं। स्कल के बारे में देख लिए, तो वर्टिब्रल कॉलम होता है, स्टर्नम रिब्स।
तो अब हम वर्टिब्रल कॉलम देखते हैं। देखो वर्टिब्रल कॉलम कितना से बना होता है, 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट कॉल्ड वर्टिब्री। ये देखो ये सारे वर्टिब्रा है, सारे क्या है, वर्टिब्रा है। यही आपका सीरियली अरेंज्ड होके इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करता है। देख लो 26 होता है, इसी तरह से वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करता है। यही आपका वर्टिब्रा है, अच्छे से देख लो। यही सब चीज मिलके क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करता है। ये जो जगह है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम, इसी होके क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ 26 टोटल वर्टिब्रा कितना होता है, वर्टिब्रा 26 अरेंज यूनिट, जिसको हम वर्टिब्री 26 वर्टिब्री मिलके क्या करता है, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन करता है। ओके, और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ करता है ये भी पूछता है। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। मेन फ्रेमवर्क के जो पीछे में जो है ना, ये मेन फ्रेमवर्क ट्रंक का फॉर्मेशन करता है। देखो क्या कह रहा है, देख लो यही पे तो चीज मैंने दिखा रहा था। कह रहा है कि each vertebra has a central hollow portions neural canal through which a spinal cord passes। मैंने अभी बताया था ना, अभी रुको मैंने बड़ा वाला दिखा रहा हूं। ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये है ना, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। मैंने और कह रहा है कि ईच स्पाइनल कॉर्ड है सेंट्रल होलो, देख रहे हो यहाँ पे सेंट्रल होलो स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल कैनाल कहते हैं। इसी होलो स्ट्रक्चर्स होते हुए क्या गुजरता है, इसी होलो स्ट्रक्चर होते हुए क्या गुजरता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। ओके चलिए दिखा दिया। चलिए कह रहे हैं अब नेक्स्ट की जो फर्स्ट वर्टिब्रा है उसका क्या नाम है। फर्स्ट वर्टिब्रा को हम लोग एटलस बोलते हैं। फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं। किससे आर्टिकुलेट करता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। फर्स्ट वर्टिब्रा क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। किससे आर्टिकुलेट होता है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से। और देखो द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू 7 सर्विकल, थोरैक्सिक, टूरल, लंबर 5, सैक्रल 1 एंड कोसिजिल 1 फ्यूज। देखो एक चीज हम लोग देखे कि वर्टिब्री टोटल कितना होता है बाबू, यहाँ पे देखते हैं वर्टिब्री टोटल कितना होता है, 26 होता है, जिसको डिफरेंट भाग में C7 इस तरह से याद रखना, C7 T12 लंबर 5, सेक्रल 1, कोसिजिल 1, 12 7 19 5 25 24 1 25 1 26। देखो 7 सर्विकल होता है, 12 थोरैक्सिक होता है, 5 लंबर होता है, 1 सेक्रल होता है, एक क्या होता है, कॉक्सिक्स। ठीक ना, देख लो ये यहाँ पे सर्विकल वर्टिब्रा, ये वाला 7 सर्विकल, ये थोरैक्सिक, ये लंबर, ये आपका सेक्रम और ये आपका कॉक्सिक्स। ठीक ना, ठीक है रीजन। अब देखो कह रहा है कि अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन, इतना इंपोर्टेंट लाइन था, क्या रहता है कि अब नेक्स्ट द नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। कोई बात नहीं, वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, किसको प्रोटेक्ट, मैंने बोला था ना कि वर्टिब्रा के पास क्या होता है, एक सेंट्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रा के पास क्या होता है, सेंट्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। खुला हुआ रहता है ना तो आसानी से बता देते हैं। जैसे देखो इसमें अच्छे से दिख रहा है, देखो सेंट्रल कॉलम प्रेजेंट है ना, इसी होके आपका स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। देखो गुजर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड इसी तरह से पूरा वर्टिब्रल कॉलम होकर स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को। ये देखो सेंट्रल कॉलम, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल, जिसको के क्या पास करता है, स्पाइनल कॉर्ड। और किसको प्रोटेक्ट करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ओके सपोर्ट्स द, और देखो हेड अटेंशन। अब हम लोग चलते हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम क्या है, फ्लैट बोन ऑन द वर्टिब्रा, वो वेंट्रल मिडलाइन ऑफ द थोरैक्स। ये देखो ये आपका क्या है, स्टर्नम है। कौन सा बोन है, फ्लैट बोन है। ओके अब हम लोग चलते हैं किस पे, रिब्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, रिब्स। ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे क्या, रिब्स के बारे में। तो रिब्स कितने पेयर होता है, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ठीक है, प्रत्येक रिब क्या होते हैं, ईच रिब इज थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। चलिए कोई बात नहीं, रिब्स के बारे में क्या बोला गया है कि थिन एंड फ्लैट बोन होता है। चलो मैं रिब्स भी दिखाता हूं आपको। ये रहा आपका रिब्स, क्या है ये, रिब्स है। रिब्स क्या है, फ्लैट है, ये फ्लैट बोन। और देखो रिब्स इज द थिन एंड फ्लैट बोन, देखो पतली सी है, थिन है
एंड फ्लैट बोन दूसरी क्या कह रहा है कि फ्लैट बोन कनेक्टेड डोर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। कोई बात नहीं, ये देखो ये आपका क्या है वर्टिब्रा है, तो ये इस तरह से रिब्स होता है ना, कैसे होते हैं ऐसे। देखो डोर्सली आपका रिब से आर्टिकुलेट है और वेंट्रली आपका स्टर्नम, यहाँ स्टर्नम मेरे पास नहीं तो दिखा देता, यहाँ आपके स्टर्नम से इस तरह से आर्टिकुलेट होता है। तो रिब्स कैसे आर्टिकुलेट होता है डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली किससे आर्टिकुलेट होता है, रिब्स क्या होता है डोर्सली आपको वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट होता है, बता दिया, एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। इसके पास टू आर्टिकुलेंट सरफेस होता है, एक होता है कौन, इट हैज टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन इट्स डोर्सल एंड एंड हेंस कॉल्ड बायसेल्फिक। इसके पास क्या होता है टू आर्टिकुलेंट सरफेस होता है, कहां पे, डोर्सल एंड पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं बायसेफेलिक कहते हैं। पहला 7 पेयर, फर्स्ट 7 पेयर रिब्स जो होता है वो ट्रू रिब्स होते हैं। देखो यहां से तो क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स। मुझे लगता है 2017 में, सॉरी पता नहीं 17 में कब पूछा, मैं बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करेंगे। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स जो होता है वो क्या होता है ट्रू रिब्स होता है, जो कि क्या होता है डोर्सली अटैच्ड होता है थोरैक्सिक वर्टिब्रा से और वेंट्रली कनेक्टेड रहता है स्टर्नम से, जो मैंने अभी बताया था, किसके द्वारा, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। और आपका 8वां 9वां और 10वां पेयर ऑफ रिब्स होता है जो कि डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम। जो 8वां 9वां 10वां रिब्स जो है ना वो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं रहता है, वो कनेक्टेड किससे रहता है 7th रिब से, किसके द्वारा, हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा। इसको हम क्या कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, या इसी को कहते हैं फॉल्स रिब्स। ओके, अब बचा कौन, लास्ट 2 पेयर रिब्स। लास्ट 2 पेयर से जो कि 11th है 12th है, जो कि क्या होता है रिब्स आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली एंड आर देयरफॉर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। देखो 11 12 रिब्स क्या होता है वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं रहता है, इसलिए इसका क्या बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स। देखो 3 प्रकार के रिब्स हमने देखा, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिब्स है। देखो 3 ट्रू पेयर ट्रू रिब्स है, कितना है 7 पेयर 1 to 7 ट्रू रिब्स हुआ, जो कि आप ट्रू रिब्स के बारे में क्या बोला गया था कि डोर्सली किससे कनेक्टेड होता है, जो मैंने अभी दिखाया था डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से। जो आपका 8वां 9वां 10वां ये जो फॉल्स रिब्स है कौन कौन, 8वां 9th एंड 10th, ये आपको किस किस से जुड़ा हुआ है, ये आपको क्या होता है ना डोर्सली आपसे, सॉरी डोर्सली किससे जुड़ा रहेगा, देखो डोर्सली आपको ये देखो एक सेकेंड, स्टर्नम 8वां 9वां 10वां रिब्स होगा ना वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होगा, डू नॉट, नहीं ठीक है। तो 8वां 9वां 10वां रिब्स को कौन सा रिब्स बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि डू नॉट आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम, डू नॉट डायरेक्टली आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सा है 11th एंड 12th। फ्लोटिंग रिब किसको किसको बोले 11th एंड 12th को, इसको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टर्नम से कनेक्ट ही नहीं होता है, या वेंट्रली डू नॉट कनेक्टेड, देखो दे आर नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रली कनेक्ट ही नहीं रहता, फ्री रहता है, इसलिए क्या कहते हैं फ्लोटिंग रिब कहते हैं, नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आर्टिकुलेट। हाँ एक और है, कह रहा है कि थोरैक्सिक वर्टिब्रा रिब्स एंड स्टर्नम दोनों मिलके क्या चीज का फॉर्मेशन करता है, रिब केज का। देख लो ना ये अंदर में जो रिब केज है ना, ये आपका क्या हुआ रिब्स हुआ, ये आपका क्या हुआ स्टर्नम हुआ, उसके नीचे में ये क्या हुआ आपका वर्टिब्रल कॉलम, बीच में जो जगह बचा उसको क्या बोलेंगे रिब केज। चलिए अब हम लोग चलेंगे किसको, अपेंडिकुलर एस्किलेटन। जितना भी लिम्स, लिम्स मतलब समझते हैं, एक होता है लिम्स, 2 टाइप्स के होते हैं, एक अपर लिम लोअर लिम। अपर लिम हाथ को अपर लिम, फुट को लोअर लिम, लेग को क्या कहेंगे लोअर लिम। ठीक है, तो प्रत्येक लिम देखो 4 लिम है, अपर लिम 2 अपर लिम 2 लोअर लिम, प्रत्येक लिम के पास क्या होता है ना 4 बोन होते हैं, वही चीज कह रहा है, सॉरी 30, ईच लिम इज मेड ऑफ 30 बोन्स। प्रत्येक लिम कितने बोन से बने होते हैं 30 लिम से बने होते हैं। कहता है बोन्स ऑफ ए हैंड 4 लिम्स आर ह्यूमरस, हैंड
का जो फोरलिम का बॉन्ड होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको ह्यूमरस बोलेंगे। और क्या क्या होता है, रेडियस एंड रेडियस हो गया। और चलो हैंड के बारे में, फोरलिम में कौन कौन सा बॉन्ड होगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, यही सब है। फिर ये रिस्ट बोन आ गया जो कि कितना होगा 18 नंबर। ये सब चीज ना याद रखो तो कोई फायदा नहीं, कुछ याद नहीं करना है इसमें। 18 नंबर, मेटाकार्पेल पाम बोन 5 इन नंबर एंड फेलेंजेज डिजिट ये जो वाला है इसमें कितना है 14 इन नंबर। याद वैसे भी जनरली याद ही होगा। एक रेडियस होगा, एक अल्ना होगा, ये रिस्ट में 8 होता है, और मेटाकार्पेल जिसको हम पाम बोलते हैं 5 होता है, और आपका जो डिजिट है ये उंगली वाला इसमें कितना होता है 14 होता है। इसी तरह से देखो फीमर के बारे में देखो, फीमर क्या है, थाई बोन है, ये लॉन्गेस्ट बोन है। तो फीमर जो है आपका लॉन्गेस्ट बोन है। मैं दिखाता हूं फीमर आपको, ये देखो फीमर, यही है फीमर, देखो सबसे बड़ा बोन है ये, दिख रहा है, सबसे बड़ा बोन है ये आपका फीमर। ओके, ये लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे बड़ा बोन आपका ये क्या है, फीमर होता है। देख लो यही आपका फीमर है, लॉन्गेस्ट बोन है। टिबिया एंड फिबुला, टिबिया फिबुला भी है मेरे पास, देखो दिस इज द फिबुला, दिस इज द फिबुला। ओके, टार्सल, एंकल 7, ये सब ना याद रखो तो कोई बात नहीं, सब कुछ याद रखने का कोई जरूरत नहीं है नंबर। चलिए मेन हमको याद करने की बात आती है जो जरूरी है आपका, पेक्टोरल एंड पेल्विक गिडल, ये याद तो रखो ही। ये नीट का फेवरेट जगह है क्वेश्चन पूछने का, पूछता है, ठीक ना। अब देखो पेक्टोरल पेल्विक गिडल बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब। ये पेक्टोरल पेल्विक गिडल बोन किस में हेल्प करता है, आर्टिकुलेशन ऑफ अपर। देखो यहाँ पे पेक्टोरल गिडल प्रेजेंट होता है, नीचे में पेल्विक गिडल प्रेजेंट होता है। क्या किसको, अब पेक्टोरल गिडल किसको आर्टिकुलेट करता है, अपर लिम्ब को। पेल्विक गिडल किसको आर्टिकुलेट करेगा, लोअर लिम्ब को। अब चलो प्रत्येक गिडल जो होता है ना, ईच गिडल इज फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड, ईच गिडल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स। प्रत्येक हाफ्स ऑफ ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गिडल कंसिस्ट ऑफ क्लेविकल एंड स्केपुला। देखो अब चलो प्रत्येक हाफ्स क्या होता है, गिडल का दो बना, प्रत्येक गिडल जैसे पेक्टोरल और पेल्विक गिडल होता है 2 हाफ्स के बने होते हैं। प्रत्येक हाफ क्या क्या, पेक्टोरल गिडल का जो प्रत्येक हाफ, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गिडल क्या क्या चीज से बना होगा, क्लेविकल एंड स्केपुला से। किससे, क्लेविकल एंड एस्केपुला से। अब देखो एस्केपुला के बारे में कह रहा है, एस्केपुला के बारे में जानना है कि जो आपका एस्केपुला है वो क्या है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स। ये देखो ये आपका एस्केपुला है, ठीक ना, जो कि है ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है किससे, ये आपका डोर्सल पार्ट है, ये वेंट्रल डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बिटवीन द सेकेंड एंड 7th रिब, किसके किसके बीच में प्रेजेंट, ये पूछ सकता है, सेकेंड एंड 7th रिब के बीच में। ओके, तो कह रहा है कि द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रीजेस कॉल्ड द स्पाइन व्हिच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सटेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमिनियन प्रोसेस। चलिए इस लाइन को मैंने फिगर से समझाता हूं। देखो ये आपका स्कैपुला है, देखो नीचे में है स्कैपुला, स्कैपुला का ये आपका डोर्सल व्यू है, आपका डोर्सल व्यू स्कैपुला। पहले तो ये देखो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स है, फ्लैट भी है। देखो अब स्कैपुला में ये जो लाइन बोल रहा है आपको कि जो डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला है जो स्लाइटली एलिवेटेड रिजेज, मतलब उगा हुआ रिजेज, फूला हुआ रिजेज, उगा हुआ रिजेज, जिसको हम कहते हैं स्पाइन। देख लो स्पाइन, देखो स्पाइन, ये रहा आपका, ये डोर्सल है, डोर्सल में देखो ये उगा हुआ रिजेज है, जिसको क्या कहते हैं स्पाइन। यही स्पाइन आगे चल के क्या चीज का फॉर्मेशन किया, एक्रोमेनियन का फॉर्मेशन किया। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला है स्लाइटली एलिवेटेड रिजेज कॉल्ड स्पाइन, जो कि प्रोजेक्ट एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, फ्लैट एक्सपेंड, फ्लैट और एक्सपेंड प्रोसेस, एक्सपेंड होकर एक प्रोसेस का फॉर्मेशन किया, जिसको हम कहते हैं एक्रोमेनियन। देख लिए स्पाइन और एक्रोमेनियन। अब देखो क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस, ये आपका जो एक्रोमिनियन है ना बाबू, ये एक्रोमिनियन से कौन आर्टिकुलेट करता है, 2015 में पूछा है, एक्रोमिनियन से कौन कौन आर्टिकुलेट करता है ये पूछा है। देखो क्लेविकल आर्टिकुलेट विद दिस कहां से, एक्रोमिनियन से। चलो अब देखो बिलो द एक्रोमिनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग चीज है, यहाँ से पूछा ही जाता है।
बिलो द एक्रोमिनियन एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। देख लो बाबू, ये आपका ग्लेनोइड है, सॉरी एक्रोमिनियन है। एक्रोमिनियन के नीचे में यहाँ पे आपको इसमें नहीं अच्छे से दिख रहा है, इस बगल पोस्टीरियर व्यू में देखो, ये एक डिप्रेशन प्रेजेंट है एक्रोमिनियन के नीचे। ये एक्रोमिनियन है आपका, ये देखो इसके नीचे एक डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसको हम लोग क्या बोले, ग्लेनोइड कैविटी बोलेंगे। ठीक है, तो अब नहीं, नीट 2015 सॉरी एआईपीएमटी हुआ करता उस समय, उसमें पूछा था कि एक्रोमेनियन से कौन आर्टिकुलेट करता है। तो चलिए देखो, तो विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर ज्वाइंट। देखो ह्यूमरस से कौन आर्टिकुलेट करता है बाबू, हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि ईच क्लेविकल के बारे में बोल रहा है कि ईच क्लेविकल is long slender bone with two curvature, this bone is commonly called collar bone। ये देखो, ये जो आपको दिखते है जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, यहाँ पे क्लेविकल होगा, मेरे में नहीं दिख रहा है क्लेविकल बोन, ये देखो दिखाता हूँ, दिस इज द क्लेविकल बोन। ओके, क्लेविकल बोन, देखो क्लेविकल बोन के बारे में क्या कह रहा है, ये है आपका क्लेविकल बोन, देख लो अच्छे से क्लेविकल बोन। इसके बारे में क्या कह रहा है कि ये आपका जो होता है लॉन्ग होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर और सिलेंड्रिकल है, देखो ना सिलेंड्रिकल है ना, गोला गोला करके सिलेंड्रिकल बोन होता है। दूसरी बात क्या कह रहा है, लॉन्ग बोन सिलेंडर विद टू कर्वेचर, दो कर्वेचर है, ठीक ना। दिस बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन, ये इस तरह से रहता है, ठीक ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं। चलिए क्लेविकल भी देख लिए, अब हम लोग चलते हैं पेल्विक गिड्डल में, ये पूछा जाता है। देखो पेल्विक गिड्डल के पास क्या कितना बोन प्रेजेंट होता है, टू कोएक्सियल बोन्स प्रेजेंट होता है, कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल बोन। अब प्रत्येक कोएक्सियल बोन किससे फॉर्म होता है, फ्यूजन ऑफ थ्री बोन से। ऑर्डर में बोलना है बाबू, इलियम, इससेम एंड पबिस, किससे बना होता है, तीन बोन से प्रत्येक कोक। देखो पेल्विक गिड्डल के पास दो कोएक्सियल बोन प्रेजेंट होता है, प्रत्येक कोएक्सियल बोन कितने बोन से बने होते हैं, थ्री बोन से। कौन कौन सा बोन, इलियम, इससेम एंड पबिस। ओके, अब देखो कह रहा है कि एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन द अबव बोन इज कैविटी कॉल्ड एसिटाबुलम। कह रहा है कि जहां पे ये तीनों बोन फ्यूज करेगा ना, वहां पे एक कैविटी प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम से क्या आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट थाई बोन, आर्टिकुलेट थाई बोन किसको बोलते हैं, फीमर को, फीमर को थाई बोन बोलते हैं, इससे आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गिड्डल meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous cartilage। देखो पेल्विक गिड्डल का दो हाफ क्या करता है, वेंट्रली मीट होता है। देखो वेंट्रली है तो वेंट्रली मीट होकर क्या चीज का फॉर्मेशन किया, पबिक सिम्फेसिस का फॉर्मेशन किया, जिसके पास क्या होता है, फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। चलिए इतना चीज हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे ज्वाइंट्स के बारे में। ओके, देखो ये पेक्टोरल एंड पेल्विक गिड्डल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। ओके, चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट एक और लाइन आ गया, ज्वाइंट्स। ठीक है, कह रहा है कि ज्वाइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ज्वाइंट क्या होता है, एसेंशियल है सारे प्रकार के मूवमेंट के लिए। इन्वॉल्विंग, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होता है। देखो लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शंस टू दिस। ओके, कोई बात नहीं। देखो ज्वाइंट्स क्या होता है, ये एक पॉइंट होता है, ज्वाइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स या बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। ज्वाइंट्स क्या होता है, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, सॉरी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट किसके किसके, बिटवीन बोन या बोन और कार्टिलेज के बीच का कांटेक्ट होता है, ठीक है ना, ये होता है। और यहाँ पे आ जाओ बस कि ज्वाइंट को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेज एंड साइनोवियल। ओके, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजनस ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट में बांटा गया है ज्वाइंट को। ओके, एक एक चीज देखो इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसके बारे में बोल ही देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फाइब्रस ज्वाइंट क्या होता है कि ये डू नॉट एलो एनी मूवमेंट, फाइब्रस ज्वाइंट में कोई मूवमेंट नहीं। जैसे ब्रेन में, जो ये जो ब्रेन है, इस समय जो ब्रेन में डिफरेंट टाइप्स के बोन है, तो एक दूसरे से हिलता नहीं है। ये देखो स्कल का बोन, ये क्रेनियम, ये क्या होता है, फाइब्रस ज्वाइंट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट इज शोन बाय द, लिखा हुआ है स्कल बोन, जो कि एक दूसरे से फ्यूज होता है विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म सचर, जिसको हम कहते हैं क्रेनियम। देखो ना क्रेनियम, ठीक है, सारे बोन्स जो होता है फाइब्रस
ज्वाइंट इन सारे बोन में प्रेजेंट होता है जिसमें मूवमेंट ही नहीं होता है। चलिए कार्टिलेजनस ज्वाइंट, इसमें क्या होता है, द बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। इसमें क्या होता है कि दो बोन के बीच में अगर ज्वाइंट होगा, मान लेते हैं कि यही दोनों बोन के बीच में ज्वाइंट, मान लेते जबकि दोनों में कभी ज्वाइंट होगा नहीं, तो दोनों अगर ज्वाइंट होगा तो कार्टिलेज के द्वारा दोनों ज्वाइंट रहा, तब इसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज ज्वाइंट होता है। इसमें क्या होता है ना, लिमिटेड मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, किधर गया, द ज्वाइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, अच्छा हाँ, ये वर्टिब्रा वाला में द ज्वाइंट बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रा इन द वर्टिब्रल कॉलम दिस पैटर्न परमिट लिमिटेड मूवमेंट। कार्टिलेजनस ज्वाइंट में कौन सा मूवमेंट होता है, लिमिटेड मूवमेंट। एक चीज देखो, फाइब्रस ज्वाइंट में नो मूवमेंट, ये सच, यही चीज तो इंपॉर्टेंट है, नो मूवमेंट। कार्टिलेजनस ज्वाइंट में आपको लिमिटेड मूवमेंट, जैसे वर्टिब्रल कॉलम। देखो कार्टिलेज वर्टिब्रा ये दोनों है, तो दो वर्टिब्रा अगर एक दूसरे से ज्वाइंट रहा, तो जो दोनों मिलकर अगर ज्वाइंट का फॉर्मेशन किया, तो इन दोनों के बीच में किसके द्वारा ज्वाइंट का फॉर्मेशन होगा, कार्टिलेज के द्वारा। इनमें क्या होगा, लिमिटेड मूवमेंट होता है। ओके, ये कभी पीछे की तरह नहीं, ये आपका स्ट्रेट होते आगे जाएगा लेकिन पीछे की ओर नहीं जाता है। ओके, तो इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइनोवियल ज्वाइंट, यही पूछा जाता है। साइनोवियल ज्वाइंट में क्या होता है ना, जैसे देखो साइनोवियल ज्वाइंट, ये तुम नहीं मान लेते, इसको मान लेते, यहाँ नहीं होगा, इसके बीच में तो कभी नहीं होगा। रुको मेरे पास, हाँ हाँ, इसके बीच में होता है ज्वाइंट का फॉर्मेशन। इस तरह से जो ज्वाइंट का फॉर्मेशन किया साइनोवियल ज्वाइंट, तो आपको क्या होगा, इन दोनों ज्वाइंट के दोनों बोन के बीच में क्या होता है, कैविटी प्रेजेंट होता है जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो ये देखो presence of, देखो synovial joints are characteristic by the presence of fluid fill synovial cavity between the articulating surface of two bone, दो बोन के बीच में। such arrangement of considerable, जिधर हम मूवमेंट करेंगे उधर मूवमेंट होगा, तो इसमें क्या होगा, कंसिडरेबल मूवमेंट, अपने अनुसार कंसिडरेबल मूवमेंट। देखो साइनोवियल ज्वाइंट के टाइप्स कौन कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट, यही तो पूछता है, एग्जांपल पूछता है बस, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहा किसके किसके बीच प्रेजेंट है, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल के बीच में। हिंग ज्वाइंट किसके बीच में, नी ज्वाइंट में। पाइवट, एटलस एंड एक्सिस में। जबकि ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पेल। सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल ऑफ थंब। ये तीनों ज्वाइंट, चारों जो हम लोग देखे ना, सारा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ही रखना है, अगर पूछेगा तो जरूर यहां से पूछेगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, देखो ह्यूमरस एंड पेक्टोरल के बीच में। ये किसके किसके बीच में, यही पूछता है, पेक्टोरल के बीच में। और नेक्स्ट था क्या, हिंग ज्वाइंट, हिंगे बना में हिंग नी, याद रखना, हिंग ज्वाइंट मतलब नी ज्वाइंट, ये पूछा हुआ, अभी मैं करूंगा क्वेश्चंस। नी ज्वाइंट। और नेक्स्ट पाइवट ज्वाइंट, एटलस एक्सिस, किसके किसके बीच में, एक्सिस। नेक्स्ट क्या होगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पेल, कार्पेल। सेडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल, एक ये है सेडल, याद रख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बिटवीन कार्पेल एंड मेटाकार्पेल, ये पूछेगा, सारे को किसी तरह से याद कर लो, एग्जाम्पल। चलिए आप डिसऑर्डर की तरह, डिसऑर्डर हम लोग देखेंगे। मिस्थानिया ग्रेविस, ये क्या है, मिस्थानिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो क्या कहता है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि क्या कहता है, लीडिंग टू फैटिंग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। आपको पता है मिस्थानिया ग्रेविस किसको हुआ था, एम से एक बार पूछा भी था कि कौन सा सेलिब्रिटी को हुआ है मिस्थानिया ग्रेविस। ये मिस्थानिया ग्रेविस ही कूली मूवी की शूटिंग के दौरान किसको हुआ था, अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को कौन सा डिजीज होता है, हुआ था यही मिस्थानिया ग्रेविस, कूली मूवी के शूटिंग के दौरान। ओके, ये क्या है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, किसको अफेक्ट करता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को अफेक्ट करता है, जो क्या करता है, फैटिग, वीकनिंग, फैटिग मतलब थकान, वीकनिंग मतलब कमजोरी, एंड पैरालिसिस, स्केलेटल मसल्स को पैरालिसिस कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट क्या देखेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी।
मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या करता है, स्केलेटल मसल्स को जो होता है ना डीजनरेशन, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। देख लो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, इसमें क्या होता है ना स्केलेटल मसल्स का डीजनरेशन होने लगता है, किसके कारण, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। टेटनी क्या होता है, रेपिड अस्माज, वाइल्ड कंट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। ये टेटनी क्या होता है, रेपिड वाइल्ड कंट्रैक्शन, वाइल्ड कंट्रैक्शन, अगर मसल्स फाइबर में सिर्फ और सिर्फ कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा, उसको रिलैक्स आप मतलब है कि जल्दी जल्दी हम कंट्रैक्शन कराएंगे, लगातार कंट्रैक्शन कराएंगे, रिलैक्सेशन के लिए उसका टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर हम वाइल्ड कंट्रैक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपको टेटनी होगा। क्यों होगा, ड्यू टू लो कैल्शियम आयन बॉडी फ्लूइड। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या था, तो वो होता था इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट के इन्फ्लामेशन के कारण जो डिजीज होता है अर्थराइटिस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, एक होता है ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है बोनी मास का डिक्रीजमेंट होता है और इंक्रीज होता है चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, इसमें बोन का क्या होता है फ्रैक्चर्स होने लगता है, मास जो आपका होता है उसका डिक्रीजमेंट होता है, बोन का क्या होता है फ्रैक्चर्स होने लगता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज द कॉमन कॉज। ऑस्टियोपोरोसिस में हम लोग क्या क्या सीखे, पहला चीज ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है बोनी मास डिक्रीज होता है, इसके कारण क्या होता है फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है इसमें कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल का घट जाना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गॉट। गॉट क्या होता है, ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसके कारण, यूरिक एसिड के अकुमुलेशन के कारण। ज्वाइंट में क्या होगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ज्वाइंट आपका फूल जाएगा, जिसके कारण गॉट हो जाएगा। गॉट क्या हो जाता है, ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसके कारण हो जाता है, अकुमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, मतलब यूरिक एसिड का आ जाना या अकुमुलेशन यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना। ओके, ये सारे डिसऑर्डर देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विथ, मैंने बताया था ग्लेनोइड कैविटी किससे आर्टिकुलेट्स करता था, ह्यूमरस से, ह्यूमरस और स्कैपुला, ये दोनों मिलके क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, शोल्डर ज्वाइंट का। ये मैंने बताया था, देख लो ये यहीं पे है, ग्लेनोइड कैविटी फिगर में भी दिखाया था, देखो आर्टिकुलेट्स विथ हेड ऑफ ह्यूमरस, ये आपका ग्लेनोइड कैविटी ह्यूमरस और क्लेविकल दोनों मिलके क्या बनाता है, शोल्डर ज्वाइंट। देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा ग्लेनोइड कैविटी व्हिच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर ज्वाइंट। ओके, तो ये होगा, ये आपका एपीएमटी 2015 क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है कि लॉक ऑफ रिलेक्शन बिटवीन सक्सेसिव सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, यही तो है आपका टेटनस। मसल कंट्रैक्शन आप ला पूरा स्पीड से दीजिएगा, मसल कंट्रैक्शन बहुत होगा लेकिन रिलैक्सेशन के लिए उसको टाइम नहीं मिलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेटनस। ठीक है, नेक्स्ट है कि द पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलैक्स एंड एक्सिस इज टाइप ऑफ, पहले तो ये देखो पाइवट का टाइप ही किसका है, सैनोवियल ज्वाइंट का है। कौन कौन सा सैनोवियल ज्वाइंट में कौन कौन सा था, बॉल एंड सॉकेट था, देखो बॉल एंड सॉकेट था, और दूसरा क्या था, हिंग ज्वाइंट था, पाइवट ज्वाइंट था, किसका ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये सब चीज किसका टाइप है, सैनोवियल ज्वाइंट का, ये किसका एग्जांपल होगा, सैनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ कह रहा है कि आउट ऑफ एक्स पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स, कितना पेयर ऑफ रिब्स जो होता है आपका ट्रू रिब्स है, 7 पेयर्स ऑफ रिब्स। देख लो ना बाबू, रिब्स का जहां है हम लोग देखे थे कितना पेयर्स, 1 to 7 पेयर रिब्स, 1 to 7 पेयर्स रिब्स क्या था, ट्रू रिब्स था। 8 9 10 3 पेयर रिब्स क्या था, ये पेयर में होता 3 पेयर रिब्स क्या था आपका, 3 पेयर रिब्स आपका क्या था, फॉल्स रिब्स था, और 2 पेयर 11th एंड 12th वो क्या था आपका, फ्लोटिंग रिब्स था। चलिए तो देखो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक्स पेयर ऑफ रिब्स, कितना पेयर ऑफ रिब्स होता है, तो एक्स की जगह पे 12 पेयर ऑफ रिब्स होता है। उसमें कह रहा है कि वाई पेयर्स आर ट्रू रिब्स, मतलब वाई 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स। सिलेक्ट ऑप्शंस देखो, एक्स 12 पेयर्स 7 ट्रू रिब्स, देखो आसान है ना, देखो डायरेक्ट बन गया। देखो नेक्स्ट कह रहा है कि कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन बिकॉज, कह रहा है कि कैल्शियम, नीट 2018 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैल्शियम इंपॉर्टेंट है किसके लिए, स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। क्यों, मैंने बताया था ना कैल्शियम क्या करता था, ट्रोपोनिन से बाइंड करता था, और वो क्या करता था कि ट्रोपोनिन क्या करता था, तो मायोसिन बाइंडिंग साइट को वो मास्क करके ढक के रखता था, तो ये कैल्शियम क्या करता, ट्रोपोनिन से बाइंड करके उसको अनमास्क कर देता था। तो देखो वही कह रहा है
कि बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। समझ गए, ये आंसर होगा। अब देखो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि ईच रिब इज फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरैक्सिक वर्टिब्रा। नहीं, सारे रिब्स थोड़ी होते हैं, जो ट्रू रिब्स होता है वही आपको डॉर्सली कनेक्ट होगा थोरैक्सिक वर्टिब्रा से और वेंट्रली होगा स्टर्नम से, सारे रिब्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 to 7 रिब्स जिसको हम ट्रू रिब्स बोलते थे। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया आपका। नेक्स्ट, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड 2 पेयर ऑफ, गलत बात है, क्या कह रहा है, ये तो सही लग रहा है कि 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स है, कोई बात नहीं, वर्टिब्रो स्टर्नल बोलते हैं ट्रू रिब्स को, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं आपको फॉल्स रिब्स को, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स, ऐसा हो सकता है, तो हमको लगता है फ्लोटिंग रिब्स को वर्टिब्रल रिब्स बोलता होगा। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग नहीं देखेंगे, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, देखो 8वां 9वां 10वां पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली, गलत बात, डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करता, तो आपका 3 ऑप्शंस भी गलत हो गया। 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। चलिए, कह रहा है कि 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, गलत बात, वो स्टर्नम से कनेक्टेड ही नहीं रहता है, तब ना इसको बोलते हैं फॉल्स, सॉरी फ्लोटिंग रिब्स, आपका ऑप्शन होगा 4। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखो, विच ऑफ फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। इनहेरिटेड, देखो कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड है, चलिए देख लेते हैं कौन सा डिसऑर्डर था मस्कुलर डिसऑर्डर इनहेरिटेड, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होना चाहिए तो इनहेरिटेड ही होगा। ओके, तो आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज द राइट आंसर, मस्कुलर है कि हाँ मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज राइट आंसर। नीट 2000 सारे एनसीईआरटी से पूछा जाता है, इसलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी पढ़ने। ओके, देखो फ्लोटिंग रिब्स के बारे में क्या था, डू नॉट कनेक्टेड विद द स्टर्नम, फ्लोटिंग रिब क्या था, स्टर्नम से कनेक्ट नहीं करता। एक्रोमेनियन क्या था, पहले देखो स्कोपुला किसके किसके बीच प्रेजेंट था, 2nd and 7th रिब, सारी चीज बता चुका हूँ। एक्रोमेनियन ग्लेनोइड कैविटी किससे आर्टिकुलेट होता था, हेड ऑफ ह्यूमरस से, जबकि एक्रोमेनियन किससे आर्टिकुलेट होता था, क्लेविकल से। तो ऑप्शन सारे एनसीईआरटी से, सारी चीज यहाँ बताया गया, देखो ना सारे चीज स्कोपुला में जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां बताया था पहली बार कि ये देखो एक्रोमोनियन है, एक्रोमिनियन किससे आर्टिकुलेट करता है, क्लेविकल से, द क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस बता दिया था। नेक्स्ट था आपका स्केपुला किसके किसके बीच प्रेजेंट है, बिटवीन 2nd and 7th रिब से, ये भी देख लो, सारी चीज बताया गया है, इसलिए सारे एनसीईआरटी के लाइन पूछे जाते हैं, इसलिए बोलता है एनसीईआरटी पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एनसीईआरटी सब कुछ है। ए का क्या होगा 4, बी का 3, सी का 1, देखो सारे एनसीईआरटी के, नीट 2020 सारे साल पूछा गया है, देख लो। अब नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रांगली रिप्रेजेंट नेचर ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स के बारे में कौन सा बात गलत लिखा गया है, ये आपको लेक्चर 1 में कराया था, तो वो कह रहा है कि हैव नो स्ट्रेस, ये बात सही है। दे आर इनवॉलेंटरी मसल, ये भी बात सही है। कॉम्बिनेशन अमंग द सेल इज परफॉर्म बाय इंटरकलेटेड डिस्क, ये गलत है। इंटरकलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्डियक मसल्स में। इंटरकलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, याद रखो, टिश्यू में भी ये चीज लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि मैच लिस्ट 1 एंड 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से कनेक्ट मैच कराओ। कह रहा है स्केपुला, स्केपुला क्या था, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन था, गुड। नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम कौन सा ज्वाइंट था, याद करो, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, याद करो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में मैंने बताया था वर्टिब्रल कॉलम, कौन सा कॉलम, इसका एग्जांपल क्या था, वर्टिब्रल कॉलम, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल वर्टिब्रल कॉलम, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट मैचिंग करो, क्रेनियम, हाँ क्रेनियम में कौन सा ज्वाइंट होता था, फाइब्रस ज्वाइंट, बता दिया था, लिमिटेड मूवमेंट ही नहीं होता है, स्टर्नम फ्लैट बोन, तो देखो जुड़ा जोड़ो, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, डी का डी का 1 वाला होगा, तो देखो ना, चलो तो यहाँ पे एक चीज उल्टा हो गया, सी का डी का डी का डी का डी का वर्टिब्रल कॉलम का होगा 1, मतलब आपको यही में से दोनों में से कोई एक होगा, तो चलो, तो ए का बी का कितना होगा, बी का
फाइब्रस ज्वाइंट, बी का 3, ए का, बी का 3 और सी के बारे में, सी के कह रहा है 4। ये हो सकता है दोनों में कंफ्यूज कर सकता है, तो इसलिए जो ऑप्शन रहेगा उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। इसमें ऑप्शन उल्टा उल्टा नहीं दिया है, उस दोनों ट्रायंगुलर बोन होता है, दोनों फ्लैटेंड बोन होता है, तो ऑप्शन अनुसार हम चूज कर लेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो, क्रेनियम में तो फाइब्रस ज्वाइंट होगा। ओके, वर्टिब्रल कॉलम में कौन सा ज्वाइंट होगा? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होगा। एस्केपुला भी फ्लैट बोन होता है, स्टर्नम भी फ्लैट होता है। तो ऑप्शन में देख लो किस टाइप में है। पहले ये दोनों को देखो, बी का 3 और सी का, बी का 3 और सी डी का 1। तो ये अब इससे देख लो, तब ए का 2 कर दो फ्लैट 1, स्टर्नम को कर दो 4। ये हो गया आंसर। रुको रुको, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ए का 2, 3 होगा, दूसरा नंबर होगा ना, दूसरा नंबर इज राइट आंसर। देखो ना, दूसरा नंबर राइट हो गया, ठीक ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर, मैंने क्या बताया था, मसल कंट्रैक्शंस में क्या होता था। एक चीज देखो, मसल कंट्रैक्शन में पहले एक चीज देखो, हमने एज जॉन पढ़ाया था। ये जो खाली जगह होता था इसको क्या कहते थे? एज जॉन, एज जॉन बोलते हैं। एक चीज देखो, मसल कंट्रैक्शन हुआ तो ये एज जॉन गायब हो गया ना। एज जॉन क्या हुआ? गायब हो गया। एज जॉन मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें मैंने बताया था एज जॉन क्या होता था। वो क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट विच इज नॉट कवर्ड बाय द थिन फिलामेंट। ये हुआ आपका एज जॉन। लेकिन देखो जब कंट्रैक्शन कराए तो ये गायब हो गया। ये सारी चीज है। और क्या होता था? ए बेंड अपना में लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता था, जबकि आई बेंड रिड्यूस हो जाता था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। पहला देखो, एच जॉन डिसअपियर, गुड बात, ये भी सही है। ए बेंड वाइडन, वाइडन नहीं, वो अपने जगह पे रहता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। आई बेंड रिड्यूसेस इन विच, हाँ आई बेंड रिड्यूसेस होगा, कोई बात नहीं। मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी, मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी रिलीज द एडीपी एंड पीआई, सही बात है। मायोसिन हाइड्रोलाइसिस करेगा एटीपी को और रिलीज करेगा एडीपी एंड पीआई। जेड लाइन अटैच टू एक्टिन और पुल इनवर्ड, ओके। जेड लाइन जो अटैच रहता है एक्टिन से किधर? इनवर्ड ही ना पुल होता है। ये भी आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, सी, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर 1 सही, ओके। इस तरह से आप लोकोमेशन सारे कर लो। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन देख लो, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, इसलिए एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आज इतना ही। सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।